हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनिका पढ़े चलो बढ़े चलो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में उदाहरण 3 और उदाहरण 4 का हल देखेंगे। तो हमारा उदाहरण जो 3 है वो बिल्कुल उदाहरण 2 की तरह है। यहाँ पे लिखा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। अर्थात हमें इस प्रश्न में ये दर्शाना है कि यदि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो क्या वो धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा या हो सकता है, यही हमको दर्शाना है यहाँ पे। तो आइए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले तो हम उस धनात्मक विषम पूर्णांक को मान लेंगे। तो यहाँ पे हल में हम लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो उदाहरण दूसरा में केवल ये लिखा था कि माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका भी एक रीजन है। आइए हम देखते हैं उदाहरण 2 का हल जैसे किए थे थोड़ा सा। तो ये रहा हमारा उदाहरण दूसरा। इसमें लिखा था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें पूछा था। एक तो धनात्मक समपूर्णांक इस रूप में होता है कि नहीं, ये पूछा था, और दूसरा ये पूछा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है कि नहीं। ठीक ना, यहाँ पे सम भी पूछा था और विषम भी, इसलिए हमने यहाँ पे केवल क्या माना था, माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर हमने उसको सम और विषम के रूप में दर्शाए थे। तो यहाँ पे क्या है, उदाहरण तीसरा में हमसे केवल क्या पूछा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, केवल हमसे विषम पूर्णांक पूछा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसको हल करते हैं आगे। तो इसमें हम आगे लिखेंगे तथा b बराबर, आप जानते हैं यहाँ पे जो होता है वो क्या है, भाजक, और भाजक को हम b से इंडिकेट करते हैं, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे क्या है, b की जगह पे 4। ये लिखा है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़े थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि हमें क्या मिला था, a बराबर bq+r, जहाँ b क्या था, भाजक, इसलिए यहाँ पे b की जगह पे क्या है, 4 है, इसलिए हम b बराबर क्या लेंगे, 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है फर्स्ट में। इसके बाद यहाँ पे आप भाग कर लीजिए a को b से। तो जब हम a को b बराबर क्या है, 4, अब हम a को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो हमें कोई भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम a को लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या हो जाएगा, 4q+r, 4q+r, जहाँ r के मान आप बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है। आप तो ये जानते ही होंगे कि ये जो शेषफल होता है ये हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो r का मान क्या क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3। ठीक ना, तो यहाँ पे r आ जाएगा 0, 1, 2 या 3 हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं शेषफलों के हिसाब से हम क्या करेंगे, ए के संभव मान यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि हमने उदाहरण दूसरा में किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे ए के संभव मान तो जब हम
इस r के जगह पे शून्य लेंगे तो हमें 4q मिलेगा। तो पहला हमारा a का मान यही मिलेगा 4q। फिर इसके बाद जब हम इस r के जगह पे 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4q + 1। फिर यदि हम 2 रखेंगे इस r के जगह पे तो हमें मिलेगा 4q + 2। तथा जब हम 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4q + 3। तो ये हो गए a के संभव मान। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमने a को क्या माना है? धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या? धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात कि a क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है? a के संभव मान है। तो क्या ये सभी विषम पूर्णांक के रूप में है? तो आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि ये जो 4q लिखा है इसे हम गुणनखंड करके किस रूप में लिख सकते हैं? आपने गुणनखंड पिछला वीडियो में पढ़ा था। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम कहें कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो 2q यहाँ पे लिखा है, 2q ये क्या है? सम संख्या है। और साथ में ही जब आप देखेंगे तो ये 2 इससे गुणा हो रहा है, या आप कह सकते हैं जब कोष्टक लगा हो और इधर अंक लिखा हो और इन दोनों के बीच में कुछ चिन्ह ना हो तो वहाँ पे गुणा माना जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इस 2 का यहाँ पे गुणा किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब 2 का गुणा किया जाता है तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ क्या? सम संख्या। तो ये तो नहीं हो सकता विषम पूर्णांक के रूप में। और साथ में ही आप इसको देख रहे होंगे तो इसे भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे। आपने देखा था कि हम गुणनखंड कैसे करते हैं बीजीय व्यंजकों का कॉमन लेकर के सार्व विधि से। तो यहाँ से हम पहले तो इसे लिख सकते हैं 4 को 2 × 2 और साथ में ही इस q को भी लिख दिया, फिर प्लस इस 2 को हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, एक पद ये है, एक पद ये, यहाँ से तो 2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो फिर यहाँ बचा क्या? 2q और साथ में यहाँ से ये 2 बाहर आ गया तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक ना? तो आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि इस 2 का गुणा इसमें हो रहा है। तो ये एक संख्या है। तो जब किसी भी संख्या में 2 का गुणा करते हैं तो हम क्या जानते हैं कि सम संख्या ही प्राप्त होता है। तो ये भी एक हुआ क्या? सम संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह इन दोनों के रूप का नहीं हो सकता। ठीक ना? क्यों? क्योंकि ये तो सम है और हमने a को क्या माना है? विषम। तो आइए लिखते हैं आगे, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? या फिर यहाँ पे लिख दें नहीं हो सकता है क्योंकि इन दोनों का एक गुणनखंड क्या है? 2 है। ठीक ना? तो यहाँ पे आगे लिख दीजिए क्योंकि इन दोनों का एक गुणनखंड 2 है। आप इसके कारण में ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों 2 से विभाज्य हैं। अब इसका मतलब समझिए जो हमने अभी बोला कि क्योंकि इन दोनों 2 से विभाज्य हैं। देखिए कोई भी सम संख्या 2 से विभाज्य ही होगा। विभाज्य कब माना जाता है? जब किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग दो तो शेष फल यदि शून्य आ जाए तो ये माना जाता है कि वो संख्या उस संख्या से विभाज्य है। तो आप तो जानते ही होंगे कि कोई भी सम संख्या 2 से हमेशा ही विभाज्य होगा। तो इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कारण में कि क्योंकि ये दोनों क्या हैं? 2 से विभाज्य हैं। ठीक है? तो इतना भी लिख सकते हैं और ये भी लिख दिए हैं तो ये भी सही है, गलत नहीं है। तो जब ये इस रूप का नहीं हो सकता, ये और इस रूप का,
तो बाकी जो बचा हम उसको बना के लिख सकते हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या माना है, विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार हम पुनः देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यदि यहाँ पे प्रश्न में आपको एक ही चीज़ पूछा है, या तो सम पूछा है या तो विषम, तब आप उसको उस प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें लिखिए। अगर दोनों एक साथ पूछा है तब आप यहाँ पे केवल इसको धनात्मक पूर्णांक मानिए ए को, ये ना लिख दीजिए विषम या फिर सम। यदि यहाँ पे एक चीज़ पूछा है, जैसे यहाँ पे विषम बस पूछा था, तो हमने उस ए को क्या मान लिया, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इस बात को आप हमेशा अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो भाजक दिया रहेगा, जैसे 4 है तो हमने b बराबर 4 मान लिया है। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यहाँ से हम a प्राप्त कर लेंगे। फिर आप जानते ही हैं r का क्या क्या मान हो सकता है, तो ये लिख देंगे। इसके बाद a के संभव मान हम इन शेष फलों के मानों को यहाँ पे रख करके ये संभव मान निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, आप भी जानते हैं, यहाँ पे हमने माना भी है कि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q या 4q+2 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सम संख्याएं हैं, ठीक ना। तो इसका कारण भी आगे दिया गया है, क्योंकि इन दोनों का एक गुणनफल 2 है। और फिर आगे लिख देंगे, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने उदाहरण नंबर 4 पे। तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 4, जो लिखा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो इस प्रश्न में क्या बोला गया है कि 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। इन बर्फियों को हमको क्या करना है, ढेरी बनाना है और किसी परात में इसको रखना है। तो रखना भी किस प्रकार से, आप इन बर्फियों को ऐसे रखिए कि ये उस परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो न्यूनतम स्थान घेरने के लिए आपको क्या करना होगा, बर्फियों की ढेरी बड़ी से बड़ी बनानी होगी, तभी तो उसमें न्यूनतम स्थान घेरेगी ना। तो आइए इसका हल देखते हैं। इसका हल होगा इन दोनों का HCF ही। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, हल यहाँ पे हो जाएगा प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या बराबर इन दोनों का HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर HCF ऑफ 420 और 130। ये जो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या जो होगी वो इनके HCF के बराबर होगा, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 420 जो है 130 से बड़ा है। तो आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 420 बड़ा है 130 से, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप जानते ही होंगे कि जब हमको HCF निकालना होता है तो हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
तो क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से? आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमारा पहला चरण क्या होता है। ये जो संख्याएं दी हैं इन्हीं पर हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही पहला चरण होता है कि दिए गए संख्याओं पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। तो आइए प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं, अर्थात कि हम 420 में 130 का भाग देंगे। तो यहाँ से हम 420 में 130 का भाग देंगे और भाग हम तब तक करेंगे जब तक कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। और जितने भी चरण हम करेंगे शेषफल शून्य तक पहुँचने के लिए वो सभी चरण यहाँ पे लिखते जाएंगे, क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब ही होता है कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए जो अपनाए गए स्टेप्स होते हैं उन्हीं की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक ना। तो आइए हम भाग करते हैं। तो यहाँ पे 130 का भाग यहाँ 3 बार जाएगा, तो 3 शून्य हम शून्य, 3 तिकाई 9 और 3 एकम 3। यहाँ से हम इसको परम मित्र विधि से घटा सकते हैं। तो शून्य में घटेगा शून्य तो शून्य ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो 2 है ये 2 में 9 नहीं घट रहा है। क्या इस 2 में 9 नहीं घट रहा है, इसलिए 9 अपने परम मित्र को बुलाएगा। और आप जानते हैं 9 का परम मित्र क्या होता है, 1, इसलिए वो 1 जो है ऊपर जाके जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3। फिर इसके बाद ये परम मित्र की सहायता लिया था इसलिए ये 4 हो जाएगा। तो 4 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, शून्य। हम यहाँ पे शून्य नहीं लिख रहे हैं, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप को जो यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे हम लिख देंगे। अर्थात कि यहाँ पे हमको क्या लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, 420। तो 420 बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात कि 130 गुणे 3 प्लस 30। यहाँ पे आपको बताना है कि शेषफल क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शेषफल r जो है वो शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अब हम अपनी प्रक्रिया आगे जारी रखेंगे। और यहाँ पे जो अब भाजक है वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 30 और 130 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे 30 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, तो 4 शून्य हम शून्य और 4 तिहाई 12। तो 130 में 120 घटेगा तो 10 आएगा। तो आपको फिर इस स्टेप को लिख देना है। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, 130। तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात कि 30 गुणे 4 प्लस 10। यहाँ भी हमको जो शेषफल है r, या कहें कि रिमाइंडर जो r है वो शून्य के बराबर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम अपनी प्रक्रिया को आगे रखेंगे जारी। तो यहाँ पे ये जो भाजक अब है वो यहाँ पे आके भाज्य हो जाएगा। और 10 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 10 तिहाई 30। यहाँ पे हमको शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए अब हम प्रक्रिया अपना यहाँ पे समाप्त कर देंगे। और आप जानते ही हैं कि जिस स्थिति में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है और उसी स्थिति में जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, दिए गए संख्याओं का HCF। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो भाजक है 10 है इस स्थिति में, इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, 10। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या जो है 10 रखी जा सकती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा आगे हम बना के लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है और इस स्थिति में भाजक 10 है और इस स्थिति में
भाजक 10 है, इसलिए HCF ऑफ 420 और 130 का क्या होगा 10। अतः आगे हम लिखेंगे, अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे कि अतः प्रत्येक ढेरी में अधिकतम 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा लिखिए। तो यहाँ पे आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में ऐसे ही लिख लीजिए। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।